हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपने एक्सेलरेशन के बारे में यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपको ये छोटे छोटे टर्म अच्छे से समझ में आते हैं तो आगे वाले आने वाले चैप्टर जो हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं और फिर पढ़ने में भी मजा आता है। तो इसलिए सीखते रहिए। आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में कि औसत त्वरण और तात्कालिक त्वरण क्या होता है। तो पहले एवरेज एक्सेलरेशन देखते हैं। जैसा आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, वैसा ही कुछ है एवरेज एक्सेलरेशन। इसमें जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर आपको मान लीजिए घर से मार्केट जाना है, प्लेस वन से प्लेस टू तक जाना है, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं कभी आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, कभी घटाने की जरूरत पड़ती है। कभी आप अगर जाम लग जाता है तो आप रुक भी जाते हैं बीच में। तो जब रोड खाली रहता है तो आप तेजी से बाइक चलाते हैं और जब बिजी रहता है तो थोड़ा सा धीमा चलाते हैं। तो जो जब आप स्पीड बढ़ा रहे हैं या घटाने की ज़रूरत पड़ रही है तो घटा रहे हैं, तो घटाने और बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? ये ऑसिलेशन ही काम कर रहा है। तो जब त्वरण अगर कहीं है तो या तो स्पीड बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, या फिर अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। आपके पार्ट जो भी आप बाइक चला रहे हैं, अगर हम सिर्फ वन डायमेंशन की बात करें, वन डायमेंशन मतलब अब क्या स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन में आपको बस स्पीड घटा या बढ़ा ही सकते हैं, डायरेक्शन मोड़ नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्शन जैसे ही मोड़ेंगे वो वन डायमेंशन नहीं रह जाएगा, वो 2D हो जाएगा या फिर 3D भी हो जाएगा अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन के लिए डायरेक्शन मोड़ना नहीं है, तो इस एक्सेलरेशन का काम क्या रहेगा वन डायमेंशन के लिए? या तो स्पीड बढ़ाना या तो घटाना। तो स्पीड घटाने और बढ़ाने का काम ये ऑसिलेशन काम करता है। तो जब स्पीड आपको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो आप स्पीड के डायरेक्शन में ऑसिलेशन लगाते हैं, ठीक है, बाइक से ऑसिलेट करते हैं बाइक को। और जब घटाने की जरूरत पड़ती है तो डीएसलेट करते हैं, यानी कि मंदन करते हैं। इसलिए एवरेज ऑसिलेशन को जरूरत क्या है कि हम उसको स्पीड कह लीजिए या फिर वेलोसिटी के टर्म में बात करते हैं। जब हम वन डायमेंशन की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी की जगह स्पीड भी बोल देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये फिक्स कर दिए हैं कि वन डायमेंशन में मोशन करना है। लेकिन जनरली हम क्या बोलते हैं, अगर 1D नहीं बोलना है तो आप वेलोसिटी के टर्म में बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन को। इसलिए इसको डिफाइन किया जाता है एवरेज एक्सेलरेशन को यहाँ पर डिफाइन एज द चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर देखिए लिखा वर्ड है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर ए स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल। किसी टाइम इंटरवल के लिए कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ है उसकी बात करता है ये एवरेज एक्सेलरेशन। कैसे डिफाइन किया गया है एवरेज एक्सेलरेशन को? लिखा है द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में हमें चेंज इन वेलोसिटी देखना है, ठीक है। इज कॉल्ड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी बात को अगर मैथमेटिक्स के टर्म में लिखें, मैथमेटिकल टूल में लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं? ए के ऊपर ये डैश लगाएं, इसका मतलब क्या है? ये एवरेज की बात करता है। एक्सेलरेशन के ए के ऊपर अगर हम ऐसे एक लाइन बना दे तो इसका मतलब क्या बता रहा है? ये एवरेज की बात करता है। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ये क्या है? टाइम इंटरवल हो गया नीचे, और ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी। तो v1 क्या होगा? ये एक तरह से आपका इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। और v2 क्या होगा? आपका फाइनल वेलोसिटी। इसी को चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल v भी लिखते हैं, और टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 को डेल t भी लिखते हैं, ठीक है, डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया गया है डेल v बाई डेल t से। देखा जाए तो हम अपने रियल लाइफ में एवरेज एक्सेलरेशन या एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का ही ज्यादा काम होता है ना, क्योंकि हम लगातार स्पीड बढ़ा नहीं सकते हैं और लगातार घटा भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर घटाना है तो कहीं फिर वापस उल्टे डायरेक्शन में जाना होगा, या फिर सीधे ही डायरेक्शन में जाना, तो फिर स्पीड बढ़ाना होगा। तो हमें कभी स्पीड बढ़ाना होता है, कभी घटाना होता है। तो स्पीड घटाने और बढ़ाने के लिए हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए हम यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, क्योंकि हमें कभी तेजी से स्पीड बढ़ाना पड़ता है, या फिर कभी अचानक कोई आ गया सामने, या
बिजी रोड हो गया तो हमें धीमा करना पड़ता है स्पीड को। ये मेट्रो ट्रेन है, ये देखिए एक एक प्लेटफॉर्म से निकला होगा तो ये इसकी इस पे स्पीड क्या होगा, फिर बढ़ेगा वो तेजी से आगे की तरफ, ठीक है। और स्पीड आगे बढ़ेगा, फिर जैसे ही दूसरे प्लेटफॉर्म आने वाला होगा तो फिर ये स्पीड घटाने लगेगा। और स्पीड घटाने का काम कौन करेगा, ये एक्सेलरेशन ही बैकवर्ड लगाएगा। जब एक्सेलरेशन बैकवर्ड लगाएगा तब जाके उसकी स्पीड क्या होगी, घटने लगेगी। अगर एक्सेलरेशन पीछे हो और स्पीड आगे हो तब क्या होगा, स्पीड घटने लगती है। और जब स्पीड आगे हो और इसी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो तो क्या होगा, स्पीड बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जब एक प्लेटफॉर्म से छूटता है तो ये तेजी से आगे जाता है, तो एक्सेलरेशन बढ़ाता है इसकी स्पीड को। और जब मेट्रो को रुकना है तो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है, और उस एक्सेलरेशन को फिर क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोला जाता है, ठीक है। या डिएसलेट हो रहा है तो वहां पर स्पीड वो घटने लगता है। तो कभी फिर अगला स्टेशन पर जाना हो फिर स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा आने वाले रहेगा तो ऐसे हमें बार बार स्पीड घटाना बढ़ाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाना हो या फिर बीच में किसी भी टाइम इंटरवल के लिए एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जाएगा तो आप टाइम इंटरवल देख लीजिएगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ना पूछकर मान लीजिए बीच में ही कहीं पूछा गया कि बस इनके बीच का हमें एवरेज एक्सेलरेशन बताइए, तो इनिशियल पॉइंट वन से यहाँ पर कितना वेलोसिटी था v1 मान लीजिए, और यहाँ बीच में जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर स्पीड कितना था वो देख लीजिए, v2 है। और एक वन डायमेंशन मोशन है तो ये स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही हो जाएगी। और उस तरह जनरल भाषा में हम वेलोसिटी ही कहेंगे, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी v2 में से v1 घटा देंगे और इन दोनों के बीच कितना टाइम लगा है उन टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। तो आगे देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तात्कालिक त्वरण क्या होता है अभी है। अब इसमें जिस तरह आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड पढ़े हैं वैसा ही ये भी है कि उसी क्षण जिस क्षण पूछा जाएगा उसी क्षण आपको बताना रहेगा एक्सेलरेशन। जैसे क्या लिखा गया यहाँ पर देखिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन रिफर्स टू द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। यानी कि जिस क्षण आपको पूछा जाएगा उस क्षण आपको एक्सेलरेशन बताना है। जैसे अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड बताना हो आपको तो इस साइकिल में देखिए स्पीडोमीटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो इसमें आप रीडिंग देख के बता सकते हैं कि इंस्टेंट की किस क्षण पूछा जाए उस क्षण तुरंत आप देख के बता सकते हैं कि इसमें स्पीड कितना कितने स्पीड से ये साइकिल जा रही है आगे। अगर बाइक चला रहे हैं तो बाइक में ऐसा स्पीडोमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख के बता सकते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है बाइक या फिर कार। तो इसमें जैसे देखिए यहाँ पर कितना रीडिंग बता रहा है इसी इंस्टेंट जिस क्षण ये पिक्चर खींचा गया है, तो यहाँ पर है 120 30 40 140 यहाँ पर है। तो इस समय स्पीड कितना है यहाँ 140, यहाँ पर ये यूनिट लिखा हो तो किलोमीटर पर आवर में 140 किलोमीटर पर आवर से ये कार चल रही है। तो ये सब तो बात कर रहा है क्या, स्पीड का। इतने इंस्टेंट में जिस क्षण पूछा जाएगा कि इस समय कितना स्पीड है तो इसमें बताइए 140 किलोमीटर पर आवर। साइकिल में कितना है वो साइकिल में यहाँ पर रीडिंग देकर बता देंगे। उसी तरह इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब पूछा जाएगा उसी क्षण तुरंत आपको एक्सेलरेशन देखकर बताना होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मेजरिंग डिवाइस नहीं है, ये तो स्पीड बताने के लिए है, ये भी और स्पीड, ठीक है। अगर उसका भी डिवाइस लगा होता है एक्सेलरेशन का मेजर करने का तो हम उसी क्षण जिस क्षण पूछा जाए उसी क्षण हम देख के बता सकते हैं आसानी से। तो अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाए मैथमेटिक्स के टर्म में कैसे लिखा जाता है, पहले आप अभी अभी पढ़े हैं एवरेज एक्सेलरेशन कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर डेल वी बाई डेल टी लिखा जाता है ना। तो ये कुछ टाइम इंटरवल के लिए होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि वो टाइम इंटरवल बहुत कम होता है। लेकिन अगर यही टाइम इंटरवल अगर बहुत छोटा हो, जो भी है टाइम, यानी कि किसी क्षण पूछा जा रहा है अचानक पूछा जा रहा है तो जिस क्षण पूछा जा रहा है उसी इंस्टेंट पे बताना है, यानी कि टाइम 10 to 0 हो गया ना, टाइम इंटरवल कुछ है ही नहीं। तो इस तरह आप जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताना हो तो जब तो क्या होता है टाइम 10 to 0 होता है। कहने का मतलब आपका इंटरवल बहुत ही कम होता है। यहाँ पर जैसे लिखा है ना, दिस कंसेप्ट इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग हाउ चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कैसे चेंज हो रहा है अकर ओवर इनफाइनाइटेसली इनफाइनाइटेसिमली
स्मॉल इंटरवल के लिए ये डिफाइन होता है। तो इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन अगर दिखाना हो तो हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट लगा देते हैं टाइम t टेन टू 0, और यहाँ पर जो इंटरवल है डेल v बाई डेल t है, तो यहाँ पर ये डेल t है जो तो टाइम इंटरवल हमने 10 to 0 कर दिया, बहुत छोटा इंटरवल हो गया। अब इसी चीज को हम पूरा ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dt। और dv बाई dt क्या है, ये बताता है टाइम के रेस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव बता रहा है ना। वही डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा, अगर वेलोसिटी का कोई फंक्शन दिया हो टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे v बराबर आपको दिया है मान लीजिए 2t² प्लस 3 समथिंग, ठीक है। तो हमें अगर इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन पूछा हो t इक्वल टू 1 पर या 2 पर या 3 सेकंड पर पूछा जाए, कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव कैसे निकाला जाएगा ये हमने आपको फिजिकल मैथमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया है। तो जब वो आप जानते रहेंगे, वो चैप्टर पढ़े हैं तो अच्छे से, तो कैसे डेरिवेटिव कर निकाला जाता है उसको आप डेरिवेटिव करके आप इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये जो ऑसिलेशन आएगा इंस्टेंटेनियस आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करना हो, देखिए v के टाइम के रेस्पेक्ट में v का डेरिवेटिव करना है, तो इस फंक्शन को अगर डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, ये 2t² है तो इसका डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव 4t होगा, और प्लस 3 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 0 हो जाएगा, कुछ है ही नहीं। अब जिस टाइम पर पूछा जाएगा, ये 40 क्या हो गया आपका इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन हो गया, जिस टाइम पर पूछा जाएगा वो टाइम पुट करिए यहाँ पर, जैसे t इक्वल टू 1 पर पुट करना है, बताना इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन, तो t इक्वल टू 1 पुट करिए तो 4 गुणे 1 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 पर पूछना है 2 सेकंड पर, तो 4 दूना 8, 3 पर पूछना है तो 4 3 12, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ऐसे बात बताते हैं हम। तो जो भी बेसिक बातें थी आपको, यूनिफॉर्म कैसे है, नॉन यूनिफॉर्म कैसे ऑसिलेशन होता है, कैसे पहचानते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑसिलेशन क्या होता है और एवरेज ऑसिलेशन क्या होता है, जब इस सबको जान लिए हैं, तो इन सबको जानने के बाद अब किसी पार्टिकल का वेलोसिटी के बारे में आप एनालिसिस कर पाएंगे कि कब स्पीड बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, कब क्या होगा। ये इन सब के बारे में आपको अच्छे से जानकारी, आपको एक विजुअलाइजेशन होने लगेगा मन में। तो इन सबको और क्लियरिटी के लिए हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से मन में, वो विजुअलाइजेशन होने लगेगा। ये एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, ये आप देखते हैं। ये 4 स्टेटमेंट हैं, आपको बताना है क्या ये सही है कि गलत है। पहला स्टेटमेंट है, लिखा है कि इवन इफ द स्पीड इज जीरो, इट्स वेलोसिटी कैन बी नॉन जीरो। ऐसा हो सकता है क्या कि चाल जीरो हो और उसका वेग शून्य न हो। देखिए, चाल की जब बात करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं ना, किसी पार्टिकल का, उसका मैग्नीट्यूड कितना है अगर मोशन में है तो। और वेग जब बात करते हैं, वेग जब भी नाम लिया जाता है तो हमें दोनों देखना पड़ता है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों। वेग क्या है, वेग दोनों का समेशन है, एक तरह से बोल सकते हैं। ये परिमाण प्लस दिशा, और जो चाल है इसमें सिर्फ परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होती, ठीक है। इसको भी हमने बताया था कि चाल क्यों दिशा नहीं हो रही, क्योंकि चाल एक अदिश राशि है और वेग क्या है, एक सदिश राशि है, जिसमें डायरेक्शन भी होना जरूरी है, डायरेक्शन भी बताना जरूरी है। अगर चाल जीरो हो जाए, यानी कि परिमाण अगर जीरो हो, तो वेग क्या बचेगा, परिमाण तो जीरो हो गया है तो दिशा बचेगा बस वेग में। तो बिना किसी मैग्नीट्यूड के दिशा का कोई मतलब ही नहीं है ना। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, उसका स्पीड क्या है, जीरो, यानी कि वो स्थिर है। जब स्थिर है तो पूछा जाएगा वो उसका दिशा क्या है। अब दिशा क्या है ये तो कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, अगर पार्टिकल स्थिर है किस दिशा में चल रहा है, ये एक अ, सही क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन वो स्थिर है, वो किस दिशा में स्थिर है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप सोचते भी हैं ऐसे, अगर डायरेक्शन बना लेते हैं हम, इधर नॉर्थ दिखा दें, इधर साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट,
पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर है, मैं पूछूं किस दिशा में स्थिर है, तो आप जब रेफरेंस फ्रेम लिए हैं यहाँ, तो जब स्थिर है तो रेफरेंस फ्रेम हम यहाँ भी ले सकते हैं, और रेफरेंस फ्रेम यहाँ लेंगे क्या मतलब है दिशा का, कोई मतलब ही नहीं है किस दिशा में स्थिर है। इसलिए ये क्या हो सकता है, क्या होगा तब, वेग शून्य नहीं हो सकता है लिखा है, ये गलत है। वेग क्या होना पड़ेगा, शून्य ही होना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ही नहीं, ये परिमाण भी जीरो हो गया, यहाँ परिमाण भी जीरो है, तो दिशा का कोई मतलब है नहीं, तो ये भी जीरो ही होगा, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है, द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इवन इफ इट्स स्पीड इज जीरो। किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण शून्य नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। कैसे हो सकता है, देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस डायरेक्शन में मान लीजिए आप 15 मीटर पर सेकंड से मोशन कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इसको रिटार्डेशन करूँ, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ अगर लगा है, कितना मैग्नीट्यूड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से लग रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पीछे की तरफ एक्सेलरेशन है, यानी कि हर सेकंड वो 5 मीटर उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड स्पीड घटाएगा। तो अगर 1 सेकंड बाद पूछा जाएगा तो उसका स्पीड कितना बचा रह जाएगा, 15 से कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अगले 1 सेकंड बाद पूछूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि दूसरे सेकंड में, ये तो पहला सेकंड बीता, ये दूसरा सेकंड जैसे ही बीतेगा यहाँ पर उसका स्पीड हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। जैसे ही तीसरा सेकंड होगा उसका स्पीड कितना हो जाएगा, जीरो, स्पीड जीरो, यानी कि ये जो पार्टिकल है उसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है ना, 3 सेकंड में उसका स्पीड स्पीड एग्जैक्ट जीरो हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो असलेशन तो पीछे अभी भी लग रहा है, यहाँ पर असलेशन, यहाँ भी असलेशन पीछे की तरफ लग रहा था, यहाँ भी असलेशन पीछे की तरफ लग रहा था। तो अब जब स्पीड ही जीरो हो गया है, अब ये असलेशन क्या करेगा, तब उसी स्पीड जो जीरो हो गया है इसी डायरेक्शन में फिर वापस उल्टे डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। कितने स्पीड से, वही कितने मैग्नीट्यूड से, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि हर सेकंड में उसका स्पीड कितना बढ़ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो 3 सेकंड में जैसे ही जीरो हुआ है, अब जैसे ही ये अब गाड़ी 1 सेकंड बाद यहाँ पहुंचेगा तो उसका स्पीड फिर से 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी कि चौथे सेकंड में। अब ये जो पार्टिकल चल रहा था ना, समझ सपोज मान लीजिए इधर ईस्ट डायरेक्शन था, तो ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा था, अब जैसे ही 3 सेकंड में उसका स्पीड जीरो होगा, वो वेस्ट डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में चलने लगेगा, तो चौथे सेकंड में उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, फिर पांचवें सेकंड में 10 हो जाएगा, फिर छठवें सेकंड में 15 हो जाएगा, फिर सातवें सेकंड में 20 हो जाएगा, ऐसे उल्टे डायरेक्शन में आप फिर वापस जाने लगेगा, ठीक है। ईस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में जाने लगेगा वो 3 सेकंड के बाद। तो यहाँ पर देखिए 3 सेकंड पर क्या है, यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि बोला है द एक्सेलरेशन कैन बी नॉन जीरो इवन इफ इट्स स्पीड इज जीरो, तो 3 सेकंड में स्पीड जीरो हो गया है, एक्सेलरेशन क्या जीरो है, नहीं है, एक्सेलरेशन यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है अगर स्पीड जीरो हो तो भी, इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक। अब तीसरा स्टेटमेंट है, इफ द स्पीड इज स्टेबल देन द वेलोसिटी कैन चेंज। स्टेबल, यहाँ पर देखिए ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, अगर आपको ये ना बताया गया हो। देखिए यहाँ ऊपर लिखा हुआ वन डायमेंशन, ये क्वेश्चन में वन डायमेंशन की बात किया गया है, वन डायमेंशन के लिए आप बता सकते हैं, अगर वन डायमेंशन नहीं होता तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा लगता है ना, दोनों हो सकता था, सही भी हो सकता था और गलत भी हो सकता था, डिपेंड ऑन कि वो वन डायमेंशन है कि टू डायमेंशन है। हमें क्वेश्चन में वन डायमेंशन के लिए पूछा गया है, वन डायमेंशन के लिए देखते हैं। इफ द स्पीड इज स्टेबल, यानी कि गति स्थिर से चल रहा है, देन द वेलोसिटी कैन चेंज। जब वन डायमेंशन क्वेश्चन में बता ही दिया गया है कि वन डायमेंशन मोशन ही हो रहा है और स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से चला जा रहा है, सपोज मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन चेंज होना नहीं है क्योंकि वन डायमेंशन बोल ही दिया है। और जब डायरेक्शन चेंज होना ही नहीं है तो जो भी स्पीड होगा उसी स्पीड को हम फिर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो गति स्थिर है तो वेग परिवर्तित हो सकता है, ये तो गलत हो जाएगा।
वेग परिवर्तित नहीं होगा, वेग भी कांस्टेंट होगा, स्टेबल होगा, स्थिर होगा। ठीक है, यहाँ पर स्पीड स्थिर है, गति स्थिर है ना, तो आपका वेग भी स्थिर होगा। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, परिवर्तित लिखा है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर यही वन डायमेंशन नहीं लिखा रहता क्वेश्चन में, यहाँ पर वन डायमेंशन नहीं लिखा रहता, सिर्फ अगर वन डायमेंशन के अलावा पूछता, तो ये आंसर ट्रू भी हो सकता है कि वेग परिवर्तित हो सकता है। जैसे आप सपोज मान लीजिए एक सर्कल में कोई पार्टिकल चल रहा है और उसका स्पीड फिक्स है, सर्कल में मोशन कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड से सर्कल के पथ पर। तो यहाँ तो स्पीड तो कांस्टेंट है, 5 मीटर पर सेकंड चल रहा है ना, हर समय उसका 5 ही मीटर पर सेकंड स्पीड है। लेकिन उसका वेग के बारे में पूछा जाएगा तो क्या है, वेग हर इंस्टेंट पर बदल रहा है क्योंकि उसका डायरेक्शन बदल रहा है। अब ये वन डायमेंशन मोशन नहीं है, अगर सर्कल की बात करें तो ये 2D मोशन हो गया। तो ये किसी क्षण अगर डायरेक्शन ये है तो दूसरे क्षण ये डायरेक्शन हो जाएगा, तीसरे क्षण ये हो जाएगा। डायरेक्शन जब बदल रहा है तो ये वेग क्या होगा, बदलने लगेगा। ठीक है, तब क्या होगा, ये स्टेटमेंट तब सही हो सकता है अगर 2D की बात किया जाए तो। लेकिन हमें 1D के लिए पूछा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब चौथा स्टेटमेंट है, इफ द स्पीड इज कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो। फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, वन डायमेंशन की बात किया जा रहा है, तो वन डायमेंशन में अगर स्पीड क्या है उसका, कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का काम तो ही तो होता है कि स्पीड को घटाना या बढ़ाना। ठीक है, और वन डायमेंशन हमने फिक्स ही कर दिया है कि डायरेक्शन मोड़ना नहीं है, इसी वन डायमेंशन में बताना है। तो जब स्पीड कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा है। एक्सेलरेशन का काम ही होता है वन डायमेंशन में स्पीड को बढ़ाना या फिर घटाना, और स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। तो यहाँ पर मस्ट है कि जीरो होना ही पड़ेगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। वही अगर फिर से 2D की बारे में बात किया जाए, यही सर्किल वाला एग्जांपल फिर से ले लेते हैं। अगर सर्कल हो, कोई पार्टिकल चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये 2D मोशन के लिए अगर पूछा जाता है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, तब फॉल्स हो जाता है चौथा वाला, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन लग रहा है ना, हर इंस्टेंट पर बदल रहा है, एक्सेलरेशन है यहाँ पर। स्पीड कांस्टेंट होते हुए भी इस सर्कल मोशन में उसका एक्सेलरेशन बदल रहा है, और एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रेजेंट है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो 2D के लिए ये फॉल्स हो जाता है स्टेटमेंट, लेकिन वन डायमेंशन के लिए पूछा है तो वन डायमेंशन के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। अब कुछ इक्वेशन, अब मोशन पर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, the initial velocity of an object is 5 meter per second. How much velocity will it acquire in 10 seconds while moving with a constant acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ भी आपका स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए, क्वेश्चन पढ़ने से हमें क्या क्या डाटा मिल रहा है उसको अगर पहले लिखेंगे और क्या पूछा जा रहा है, तो उसके अनुसार हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा, क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को एक एक सेंटेंस पढ़िए और अच्छे से क्या क्या डाटा दिया हुआ है उसको पहले लिखिए। तो पहले लिखा हुआ है कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग आपको 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी को हम u से दिखाते हैं। तो u इज इक्वल टू लिखा है आपको 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और पूछ रहा है हाउ मच वेलोसिटी विल इट टेक, कितना वेलोसिटी हो जाएगा इन 10 सेकंड में, यानी कि t इज इक्वल टू आपको सॉरी 10 सेकंड दिया है, यहाँ पर हो जाएगा t इक्वल टू 10 सेकंड। और एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन त्वरण को हम a से दिखाते हैं, a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और हमें बाद में यानी कि t इक्वल टू 10 सेकंड पर कितना वेलोसिटी हो जाएगा, अंतिम वेग कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो अब देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने तीन या कह लीजिए चार हमने पढ़ा है, 10th सेकंड के लिए पढ़ा था ना।
उसमें से ये कौन सा यूज होगा, इन डाटा को यूज करके कौन सा इक्वेशन यूज होगा। ये देखिए देखिए आपको यू दिया हुआ है, टी दिया है, ए दिया है और वी पूछ रहा है। तो अगर हमें समीकरण सारे याद हों तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इन सब का डाटा किस वाले फार्मूले में यूज होगा। पहला इक्वेशन जो है v बराबर u प्लस ए टी है। इसमें देखिए आपको u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और t दिया हुआ है। हमें भी पूछ रहा है ना, ये फाइंड करना है। तो यानी कि ये फॉर्मूले लगाएंगे तो हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो यहाँ से लगा लीजिए तब। u कितना है, 5 है, प्लस a का वैल्यू 2 है, इंटू t का वैल्यू 10 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 25 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये भी ये क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो उस वस्तु का जैसे ही 10 सेकेंड पूरा होगा, 10 सेकेंड में उसका स्पीड हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये पूछ रहा था। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कर रहा है कि एक गाड़ी विराम अवस्था से चलकर 50 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त कर लेती है। अब इस सेंटेंस से हमें क्या क्या वैल्यू पता चल रहा है। गाड़ी विराम अवस्था से स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी u का वैल्यू जो होगा वो 0 दिया हुआ है। इससे ये पता चल रहा है क्योंकि गाड़ी स्थिर से अब करना स्टार्ट हुआ है, तो वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 50 सेकेंड में उसका स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जा रहा है। यानी कि यहाँ हमें टाइम दिया हुआ है t इज इक्वल टू 50 सेकेंड में। उसका वेलोसिटी हो जाएगा v आपका 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये देखिए जो टाइम दिया हुआ वो सेकेंड है, वो एसआई यूनिट दिया हुआ है। और फिर यहाँ पर वेलोसिटी जो है 36 किलोमीटर पर आवर, ये आपका एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस यूनिट है। इसलिए हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो सारे यूनिट को आप सीजीएस में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो सारे को आप एसआई में कन्वर्ट कर लीजिए, तब आसान पड़ता है। तो ज़्यादातर हम इस एसआई में सॉल्व करते हैं और आसान लगता है, इसलिए हम इस वेलोसिटी को क्या करेंगे, एसआई यूनिट में बदल देंगे। तो 36 किलोमीटर पर आवर है। इसको बदलने के दो तरीके हैं। एक तो आप डायरेक्ट याद रखे रहेंगे कि इसमें 5/18 का गुणा कर देना है तो डायरेक्ट बदल दिया जाएगा, या फिर किलोमीटर को आप बदलिए। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 होता है मीटर, और डिवाइड बाई कर देंगे, ये आवर है ना, 1 घंटा है, 1 घंटे को हमें सेकंड में बदलना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड है, यानी कि नीचे आपका 60 × 60 करके यहाँ पर सेकंड लिख देंगे। तो 1 घंटा को हमने सेकंड में बदल दिया, यानी कि 3600 सेकंड हो गया। तब इसको अब कट करते हैं, देखिए किससे किससे कट रहा है ये। एक जीरो एक जीरो, यहाँ से एक जीरो, दो जीरो खत्म हो गया। और ये से डिवाइड कर देंगे, 6 × 6 = 6, 6 का 36, फिर 6 से ये 6 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, 10 मीटर पर सेकंड हो गया आपका। तो ये जो आपका स्पीड हो गया फाइनल, 10 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी को आप 36 किलोमीटर पर आवर बोलिए या फिर 10 मीटर पर सेकंड बोलिए, दोनों स्पीड बराबर है। लेकिन हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एसआई यूनिट में, इसलिए हम ये कन्वर्ट किए हैं। तो 10 मीटर पर सेकंड बदल देंगे, और सारा जो भी अगर सीजीएस यूनिट में रहेगा तो उसको हम एसआई में बदल देंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए और आगे क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है द फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, ये पूछा जा रहा है आपको। तो एक्सेलरेशन को हम ए से लिखते हैं, ये पूछा जा रहा है। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन दिस टाइम, यानी कि 50 सेकंड में कितना वो दूरी तय किया है, ये बताना है आपको। तो देखिए जब भी कार स्टार्ट हुआ है और इसका स्पीड बढ़ने लगा है, जीरो से कुछ ना कुछ स्पीड आया है, इसका मतलब वो तो एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक है, तभी स्पीड बढ़ा है जीरो से। और 36 किलोमीटर पर आवर बोलिए वहां तक पहुंचा है, या फिर 10 मीटर पर सेकंड पहुंचा है, यानी कि एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा ही होगा जरूर। तो इन सब डाटा से हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, ये सोचिए। तीन हमारे मेन समीकरण होते हैं, उसमें से देख लीजिए कौन सा यूज होगा आपका। पहला यूज होगा v बराबर u प्लस ए टी से। यहाँ से देखिए आपको v दिया हुआ है, t दिया हुआ है, u तो 0 हो ही गया। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
ए का वैल्यू आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से बस वैल्यू रख दीजिए। वी की जगह हम क्या लिख देंगे, एसआई यूनिट में रखना है सर, 10 रखेंगे, 36 नहीं रखेंगे। फिर यू की जगह हम क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। ये पूछा जा रहा है, ए को छोड़ देते हैं। इनटू टाइम कितना है, 50 सेकेंड है। तो यहाँ से ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 50। ये मल्टीप्लाई है 50 ए के साथ, तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये कट जाएगा 0 0, ये 1/5। तो इसको हम बोल सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि असलेशन है और ये असलेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक तो हमें ए का वैल्यू ये पता चल गया है। और आगे एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, टी इक्वल टू 50 सेकेंड में टोटल। तो ये पता करने के लिए देखिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं। आप इसमें से या तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज कर लीजिए, या फिर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इन दोनों से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों समीकरण में हमें वैल्यू पता है। दोनों से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये पहला वाला यूज करते हैं, देखिए यहाँ से u का वैल्यू कितना है, 0 है। इसको अगर यूज करेंगे, u का वैल्यू 0 इंटू 0 में किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो फिलहाल अभी लिख ही देते हैं, टी दिया है 50 प्लस हाफ। अब a का वैल्यू 0.2 दी है, ए टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर करना है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये काटेंगे तो 0.1 इंटू ये 2500 हो जाएगा। ठीक है, 2500 में 0.1 का मल्टीप्लाई होगा तो 250। अब ये जो भी आंसर आएगा ये एसआई यूनिट में ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम सारे वैल्यू एसआई यूनिट में रखे हैं। तो ये जो भी डिस्टेंस आएगा वो एसआई यूनिट में आएगा, और डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर है, किलोमीटर नहीं है, इसलिए मीटर में आंसर आएगा ये। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया एक दूसरा। इस वाले दूसरे वाले समीकरण जो ये है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें a का वैल्यू पता है, u का वैल्यू पता है, v का वैल्यू पता है, तो s आसानी से निकाल सकते हैं इससे भी। देखिए v का स्क्वायर कर लीजिए, v का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कर दिए हम। ठीक, इज इक्वल टू u का स्क्वायर, u 0 दिया है, 0 का स्क्वायर प्लस 2। a का वैल्यू हमें पता है 0.2, या 1/5 भी लिख सकते हैं। और s का वैल्यू हमें निकालना है, ये पता करना है। तो यहाँ से देखिए 100 डिवाइड बाई, ये डिवाइड हो जाएगा ना 0.4 से, तो ये आपका जो भी वैल्यू आएगा एस का वैल्यू आ जाएगा, एस इक्वल टू 100/0.4। तो ये वैल्यू कितना आएगा, आप लिखेंगे तो 1000 डिवाइड बाई 4 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नीचे वाला 4 हो जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा। अब 1000 में 4 से भाग देंगे तो हमारा 250 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे गलत नहीं होगा, अगर डाटा सारा सही से आप पुट करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, एक कार सीधे राजमार्ग पर 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 500 मीटर चलने के बाद रोक दी जाती है। कार पर कार्य करने वाले मंदन की गणना कीजिए। तो यहाँ मंदन पूछा जा रहा है। मंदन किसे आप कहते हैं, जब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आप एक्सेलरेशन लगाते हैं तो उसी एक्सेलरेशन को हम मंदन यानी कि रिटार्डेशन बोला जाता है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है आपको। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है तो हम निगेटिव बोलेंगे कि निगेटिव लग रहा है, तभी तो इसका स्पीड 0 हुआ गया ना, 126 किलोमीटर से उसके बाद फाइनल 0 हो गया। तो यानी कि अगर ये सीधे राजमार्ग हमने बना दें, तो यहाँ से जो स्पीड चल रहा था, इनिशियल स्पीड यू दिखाया जाता है, ये कितना है 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और फाइनल वेलोसिटी बाद में कितना हो गया है, बाद वाले वेलोसिटी को हम v से लिखाते हैं, और जो शुरू वाला रहता है उसको u से लिखते हैं। v आपका 0 है, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है
रोक दिया जा रहा है ना कार को, तो v बराबर 0 हो गया। और 500 मीटर ये दूरी चला है, ये टोटल डिस्टेंस आपको 500 मीटर दिया हुआ है। अब दूरी को हम लिखने के लिए s दिखाते हैं, तो s बराबर 500 मीटर। तो हमें a की वैल्यू पूछा रहा है, a क्या होगा। अब देखिए u दिया है, v पता हमें पता है, और s पता है, और ये पूछा जा रहा है, तो कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम? आसानी से तीसरा वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फार्मूला देखिए सब निकल जाएगा a। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हैं कि a जो आएगा वो निगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए फाइनल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल स्पीड कुछ ना कुछ है, यानी कि पहले गति में था, अब उसको रोका गया है कार को, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, और एक्सेलरेशन जो है पीछे की डायरेक्शन लग रहा है, और जब वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो वैल्यू a का निगेटिव आता है, तभी वो स्पीड घटा पाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए अब सॉल्व करिए। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो एसआई यूनिट में दिया हुआ है, मीटर में है। ठीक, और जो इनिशियल स्पीड है वो सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए इसको भी हमें कन्वर्ट करना होगा। यहाँ कन्वर्ट कर लेते हैं। u इज इक्वल टू 126 गुणे, हम डायरेक्ट अब करते हैं ना, 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5/18, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया आपका? मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। अब ये कैसे आ रहा है 5/18? वही है, यहाँ हमको दिखा दे रहे हैं आपको, किलोमीटर पर आवर को ही अगर आप मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे, देखिए 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000 मीटर, और नीचे आवर है, तो ये 3600 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब कैंसिल हो गए और इसको फिर काटेंगे, 2 से 18 हो जाएगा, और 2 से ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5/18 यही आ रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर को बदलना हो मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ठीक, अब बताइए ये काट कर कितना होगा? ये 18 टाइम्स चला जाएगा, 18 7 जा 126 होता है, तो 75 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका u इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड। ठीक, और सारा वैल्यू एसआई यूनिट में है, तो आप डायरेक्ट रख दीजिए। v का वैल्यू जीरो जीरो ही हो जाएगा, u का स्क्वायर करना है, तो यानी कि 35 का स्क्वायर करना है, फिर प्लस 2, a का वैल्यू पूछा ही जा रहा है, s का वैल्यू कितना दिया? 500 दिया है, 500 मीटर। अब ये जीरो हो जाएगा, और ये 35 स्क्वायर ये लेफ्ट साइड लेते जाइए, तो माइनस 35 × 35 हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन ये नहीं करना है हमें, 35 × 35 अब मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बस उसके फॉर्म में लिखेंगे हम। ठीक है, 35 × 35 लिख दे रहे हैं समझने के लिए, ऐसा नहीं करेंगे 35 में 35 से गुणा करें फिर लिखेंगे, तो ऐसा लिखेंगे, हो सकता है कुछ कटने वाला हो तो आसानी से कट जाए, इसलिए हम पहले गुणा नहीं करते हैं, ऐसे लिख के छोड़ देते हैं। और इधर देखिए 500 में 2 का गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 है। अब यहाँ से देखिए एक का वैल्यू जो आएगा -35 × 35 डिवाइड बाई 1000, 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 5 से 200, फिर 5 सत्ते 35, 5 चौको 20। ठीक है, तो ये -49 डिवाइड बाई 40, इसको हम क्या करते हैं 4 से पहले काटते हैं, 10 हो जाएगा नीचे और ऊपर हो जाएगा 4 दूना 8, फिर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 4 दूना 8, 4 पचे 20। ठीक है, 12.25 को फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1.225। इसको सिंप्लीफाई करना हो, अगर दशमलव पे 3 ही अंक तक लिखना हो, तो हम लगभग लिख सकते हैं इसको -1.23, और ये क्या है आपका oscillation है, तो इसलिए यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए लगाने से पहले हमने बताया था कि जो भी oscillation आएगा वो निगेटिव में आएगा, तो निगेटिव में आ रहा है यहाँ पर। ठीक।
एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसको। एक पिंड जिसका प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से गतिमान है तो 10 सेकंड तथा 10वें सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको समझना है अच्छे से। एक तो पूछा जा रहा है 10 सेकंड में कितना दूरी चला है, और एक पूछा जा रहा है 10वें सेकंड में कितना चला है। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे आपको पूछा जाएगा, इसको हम बना दे रहे हैं। एक मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में मोशन है ये, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब शुरू का स्पीड दिया हो तो हम यू दिखाते हैं, तो यू आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन आपको है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन भी है, इसी डायरेक्शन आपका यू है, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, आपको इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो ये इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। 10 सेकंड में कितना जाएगा वो दूरी। क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है गतिमान, है ना। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गतिमान है, इसका मतलब ये पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है ये उसी स्पीड के डायरेक्शन में ही है। वरना अगर गतिमान नहीं रहता फिर क्या होगा, अगर ये अपोजिट में लगने लगे एक्सेलरेशन तो क्या होगा, इसका स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगा और जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसी के डायरेक्शन में, यू के डायरेक्शन में है। तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया, आगे 1 सेकंड में यहाँ तक पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। तीसरे सेकंड, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यहाँ पर नौवां और यहाँ पर 10वां मान ले रहे हैं, ठीक है। तो एक तो पूछा जा रहा है कि 10 सेकंड में, 10 सेकंड में जब कहा जा रहा है, इसका मतलब जब 0 सेकंड जब स्टार्ट किया है वहां से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है ये बताना है आपको। ये कहलाएगा आपका 10 सेकंड में कितना दूरी है, ठीक है। ये पता करना है आपको 10 सेकंड में। और एक दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछता रहा है 10वें सेकंड में, 10 सेकंड में, यानी कि कहने का मतलब जब 9 सेकंड बीत चुका होगा, यहाँ पर क्या है 9 सेकंड है, यहाँ 8 सेकंड है, ठीक है। तो 9 सेकंड और 10वें सेकंड के बीच ये जो डिस्टेंस चला सिर्फ ये बताना है, इसको बोला जाएगा आपका 10th सेकंड, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं S10, यानी कि 10वें सेकंड में कितना दूरी है ये पता करना है। तो इस इस दूरी को भी हमने बताया था, फार्मूला इसका क्या होता है, और 10 सेकंड में पता करना उसका क्या फार्मूला होता है, ये वाला पता करना है। तो ये वाला हम फार्मूला यूज करेंगे, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर 10th सेकंड में पता करना है तो एस एन वाला एक फार्मूला बताया था ना, एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। तो एन क्या वैल्यू है, एन बताता है वही कौन किस भाग में आपको निकाला गया, किस टाइम, किस सेकंड में, nth सेकंड में ना, nth सेकंड जो नाम दिया जाता है। यहाँ पर 10th सेकंड है, यानी कि S10 हमें अगर पता करना है, U कितना है देखिए 5 है, प्लस हाफ ए का वैल्यू कितना है 2 है, इसमें 2n है तो 2 इंटू एन का वैल्यू यहाँ 10 रखेंगे, फिर -1, ठीक। ये 5 दिया हुआ है, 5 प्लस ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, 10 दूना 20 -1 यानी कि 19, 19 5 24। ये डिस्टेंस है 24 मीटर चला है, सिर्फ किसमें 10th सेकंड में, यानी कि 9 सेकंड के बाद जो 1 सेकंड उस एक सेकंड में 24 मीटर चला है। अब हर एक सेकंड में देखा जाएगा तो ये डिस्टेंस बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑसिलेटेड मोशन है ना। सबसे छोटा जो 0 से लेकर 1 सेकंड में चला होगा वो डिस्टेंस बहुत कम होगा, 1 से लेकर 2 सेकंड में उससे बड़ा होगा डिस्टेंस, 2 से लेकर 3 के सेकंड के बीच जो 1 सेकंड है उसमें देखेंगे दूरी, तो उसके पहले वाले 1 सेकंड से ज़्यादा होगा। तो हमेशा ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है, ऑसिलेट कर रहा है, उसका स्पीड बढ़ा रहा है। अब अगर 10th सेकंड में पता करना है तो यह फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। यहाँ इसको देख लेते हैं, u का वैल्यू दिया है 5, 10 सेकंड पूछा जाता है 10, एक ब्रैकेट में प्लस हाफ ए का वैल्यू दिया है 2,
और टी का मतलब 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 50 प्लस, और ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये हो गया आपका 150 मीटर। देखिए दोनों का आंसर अलग अलग है। ठीक, 10 सेकंड में 150 मीटर चला, और 10वें सेकंड में 24 मीटर चला। अगर मैं इसी में क्वेश्चन अगर पूछता कि 9 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला, तब निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करते हैं, 0 से लेकर 9 सेकंड तक पूरा अगर निकालना है, 10 सेकंड में इतना चला है और लास्ट के 1 सेकंड में 24 मीटर चला है, तो आप 150 में से 24 सिर्फ घटा देंगे, ये तो आपका 9 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो 9 सेकंड है यहाँ तक हम देखेंगे डिस्टेंस, ये पूरा ठीक। और लास्ट के, ये पूरा जब 10 सेकंड में 150 है, और लास्ट के ये इसमें चला है आपका 24 मीटर। इस 24 मीटर को आप घटा देंगे तो हमारा 9 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक, तो वैसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप करते रहिए। ये छोटे छोटे क्वेश्चन इसलिए कराया हूँ ताकि आपका बेसिक पहले क्लियर हो, तो जब इतना समझ जाएंगे तो आप और भी क्वेश्चन आसानी से अपने से कर सकते हैं, और जो नहीं आएगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अब असलेशन टॉपिक में पढ़ने से क्या फायदा मिलता है, जब आप असलेशन के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो आप किसी भी पार्टिकल के गति के बारे में आप पहले ही अंदाजा या एनालिसिस आप आसानी से कर पाएंगे। कब इसका स्पीड बढ़ने वाला है, कब घटने वाला है, कब डायरेक्शन मुड़ने वाला है, अगर 2D या 3D की बात किया जाए, क्या होने वाला है, ये आप पहले ही पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसका कैसे गति होगा अगर असलेशन घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो उसके बारे में आप अच्छे से क्लियर पता कर सकते हैं। और इस कंसेप्ट को और मजबूत करने के लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, उतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन करते रहिए। ये तब, थैंक यू। और आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसका फिर जवाब दे देंगे हम।